मैं नहीं हूं जो शाम के 5 बजने से पहले विधानसभा से उठ के भाग जाता है। क्यों जी, ये जमाना आ गया है वो जब आपकी सबसे बड़ी काबिलियत जो है वो ये देखी जाती है कि आप जय श्री राम का नारा कितने जोर से लगा सकते हैं। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए कांग्रेस वाले। इनके कितने विधायक है? 37 है ना। 37 में से नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 45 ही है। 45 तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, 40 छोड़ो, 37 ही पूरे नहीं थे भाई। 37 में आपके 37 विधायक है, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हो। इतना तो रख लो कि भी तुम तो 37 बैठ जाओ। उस 37 में से भी 11 थे ही नहीं उसमें। एक ही संगठन में 2 अलग अलग वर्ग के नेता एक दूसरे को गालियां काटते हुए आपको बीजेपी में मिल गए। हमने साफ एक बात बोली उनको कि भाई साहब, जिस दिन आपके पास 43 विधायक होंगे, 45 करने के लिए आपको 2 की कमी पड़ेगी, आप हमें याद करना ना, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये आलतू फालतू के जो फंड करते हैं ना, देखिए जी, ये तमाशा करने के लिए हम नहीं जाते विधानसभा। तो आप चाहे नाम जी राम जी करो, जी शिव जी करो, जी ब्रह्मा जी करो, ये चीज मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि जिनके लिए ये स्कीम बनी थी, क्या उन तक आप उसका पूरा लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। और वो ये नहीं कर रहे। ठीक है, बुड्ढा साहब को तो क्या है, बुड्ढा साहब की रिटायरमेंट की उम्र आ रही है, बेटे को सेट करना जरूरी है, तो थोड़ा दिखाएंगे भी कि भी मैं कर रहा हूं कुछ। ठीक है, हमें ये फालतू के दिखावे करने की आदत नहीं है। राय मांगना काफी नहीं होता भाई, या तो आपकी सुनने की क्षमता हो, उसको मानने की आपकी नीयत हो, तो 1 नहीं 10 राय देंगे। और जब आपने सुननी नहीं, तो क्यों मेरे कंठ पड़ा हुआ है और क्यों तेरे कान पड़ा हुआ है। ये बीटी जो करने वाले हैं ना, ये जेट टीम बना देगी हरियाणा की जनता इनको। ये जो सरकार बैठी है ना, ये भी बड़े वहम में ही बैठी है। ये भी पहली बार देखने को मिला हमें विधानसभा में कि लीडर ऑफ अपोजिशन का मुख्यमंत्री स्वागत करता है। पहली बार हुआ है, आज तक कभी से पहले हुआ है। इतना प्रेम प्यार इनके बीच, इतनी शेरो शायरी इनके बीच में, कोई तो कारण है। पिछले दिनों मनीष ग्रोवर जी ने भी एक बयान दिया था कि रोहतक मेयर इलेक्शन में इनेलो ने हमारे कहने पे मेयर कैंडिडेट किया। राम राम जी सारा ने, मैं हूं अमित दलाल, आप देखने लग रहे हो दा हरियाणा। रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला जी मेरे साथ हैं। आज कैथल में उनका पधारना हुआ है युवा सम्मेलन के तहत। आज उनसे जानेंगे कि इनेलो किस स्थिति में है, किस तरीके के काम कर रही है इनेलो। राम राम जी। नमस्कार भाई। आप इनेलो को किस स्थिति में देखते हैं अभी? देखिए जी, इंडियन नेशनल लोकदल एक ना केवल संगठन है बल्कि एक विचारधारा है। हमें हमारी विचारधारा जननायक चौधरी देवीलाल से प्राप्त हुई और उनको विचारधारा राम मनोहर लोहिया जी जैसे बड़े जो समाज के लीडर हैं उनसे मिली। और हमारी एक बड़ी स्पष्ट विचारधारा है कि भी समाज के अंदर सबसे पहली चीज तो बराबरी आनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज है ऑल इनकम्पसिंग डेवलपमेंट, यानी अगर विकास हो तो सभी वर्गों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे कि आप जानते हैं जी, विचारधारा की कभी स्थिति नहीं होती। विचारधारा तो केवल और केवल बढ़त होती है। लगातार हरियाणा प्रदेश में लोग इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा के साथ जुड़ते जा रहे हैं और उनकी आस्था, उनका विश्वास इस बात में है कि जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को इंडियन नेशनल लोकदल आगे और बढ़ाने का काम करेगी। आपने भी जिक्र किया आगे बढ़ती जा रही है इनेलो। 2024 के इलेक्शन के बाद जनता का भी कहीं ना कहीं मानना है कि इनेलो एक बूम पे है। इसका आप कारण क्या मानते हैं? देखिए जी, कारण सबसे बड़ा ये है कि लोगों ने तमाम जितने राजनीतिक संगठन हैं हरियाणा प्रदेश में, उन सबको परख लिया और इस चुनाव में तो बहुत अच्छी तरह से परखा। और परखने के बाद लोगों को यह विश्वास हो चुका है कि भाई जुबान का पक्का यदि कोई है, यदि कोई प्रदेश के अंदर सच्चे तरीके से कोई प्रदेश के युवाओं को न्याय दिला सकता है तो चौधरी अभय सिंह जी। आप युवा सम्मेलन में आए थे। युवाओं की अगर बात करें तो हरियाणा में बाहर के लोगों को नौकरी दी जा रही है। हरियाणा का युवा पलायन करके विदेश जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? सरकार विफल हो पा रही है, नौकरियां नहीं दे पा रही है, कैसे? ये फेलियर है सरकार का। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि भाई ये कारण मेरे समझ में नहीं आता कि भाई बाहर के युवा को नौकरी मिले। और मेरे को देखो जी, बाहर के युवा से मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। भारत देश सबका है। कल को आप भी बाहर जाके कहीं रोजगार लक्ष्य आपको मिल जाए, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को हैरानी इस बात की तब होती है जब हमें पता है कि भी हमारे प्रदेश में काबिल युवा है और फिर भी बाहर से जो युवा आ रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है। यहां पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती
कि भाई यदि तो हमारे प्रदेश में भाई पढ़े लिखे युवाओं की कमी हो, ऐसा तो है नहीं। भाई आपको डॉक्टर भी मिलेंगे, पीएचडी करे हुए भी मिलेंगे, आपको एमए, आपको एमबीए करे हुए भी बच्चे मिलेंगे, आपको अच्छे पढ़े लिखे काबिल बच्चे मिलेंगे जो अपनी फील्ड के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नेट के अंदर भी 0 से नीचे के भी लोग एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा। देखियो जी, ये जमाना आ गया है वो, जब आपकी सबसे बड़ी काबिलियत जो है वो ये देखी जाती है कि आप जय श्री राम का नारा कितने जोर से लगा सकते हो। तो उसमें डॉक्टर साहब बढ़िया थे, लगे। और वीपी जी राम जी के बारे में भी बड़े विपक्ष कैसा क्या कर रहे हैं? देखिए जी, मेरा एक मानना है, पूरे साथ अच्छा विपक्ष में आपको लगता है बढ़िया खिलाफत में अच्छा है? किसकी खिलाफ है तुम्हें? वीपी जी राम जी के बारे में। वो तो इनको दिक्कत आ गई ना, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, नहीं तो हाउस के अंदर तो आज तक इन्होंने कभी खिलाफत करी नहीं, विधानसभा से तो उठ के चले जाते हैं ये। और रही बात जी राम जी की या चाहे कुछ भी हो, देखो जी, मैं एक बड़ी साफ सी मेरा एक मानना है, हाल ही में आपने सुना होगा, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया था, कराया था नहीं कराया था? कई 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे करने में, बहुत ज्यादा पैसा लगा। सुधार हो गया गुड़गांव का? आज भी दिखते तो वही है। तो आप चाहे नाम जी राम जी करो, जी शिव जी करो, जी ब्रह्मा जी करो, ये चीज मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि जिनके लिए ये स्कीम बनी थी, क्या उन तक आप उसका पूरा लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हो या नहीं कर रहे? और वो ये नहीं कर रहे, क्योंकि 60% तो इसमें कटौती कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब हरियाणा प्रदेश तो जी हम पहले ही 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है, तो जब आप पहले ही कर्जे में हो, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि भी इसका 60% पैसा जो है वो अब स्टेट गवर्नमेंट भरेगी? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेह आता है। नाम कुछ भी रखो, हमें नाम से फर्क नहीं पड़ता, नाम जी मोदी जी कर दो, कोई बात नहीं, पर रोजगार तो दो ना। आपने नाम केवल नहीं बदला, आपने नाम बदलने के साथ साथ आपने रोजगार देने के जो अवसर मिला करते थे मजदूरों को, आपने वो खत्म कर दिए। जो पंचायतों को एक बड़ी ताकत मिला करती थी, छोटे मोटे काम बहुत सारे होते हैं जो मनरेगा के तहत होया करते थे, अब जब फंडिंग नहीं रहेगा तो वो काम कहां से कराओगे? लाडो लक्ष्मी योजना में पहले 2100 की किस्त आनी थी, फिर उसको 3-6 महीने बाद देने का वादा किया, अब वो घटा के 1100 कर दी है। ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये भी खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज आप ये देखो, इसके अंदर भी इनकी नीयत में आपको एक बड़ी साफ दिखाता हूं। यदि इनकी स्पष्ट नीयत होती तो ये हर महीने देते। ये जो महीने टू महीने जो गैप लगा के दे रहे हैं, तो इसका ब्याज कौन खाएगा? फिर तो ब्याज भी तो सरकार लेगी, इसका बैंक में पड़े पड़े पैसे का ब्याज मिलता है। जब लाखों करोड़ों रुपए बैंक में पड़ा रहेगा तो उसका ब्याज कितना बनेगा? फिर ब्याज भी उसका लाखों करोड़ बनता है। और यहीं से ही आपको सरकार की मंशा दिख जाती है कि सरकार ने ये स्कीम लोगों को फायदा दिलाने के लिए नहीं करी, बीच में से ये ब्याज का जो पैसा है ये खाने के लिए लेके आए हैं ये स्कीम। यूजीसी के नए रूल आए हैं, उसमें भी काफी खिलाफत में बच्चे आए हैं, इसको आप कैसे? आपने एक शब्द सुना होगा, सोशल इंजीनियरिंग, ये बीजेपी वालों को लाया हुआ शब्द है। लगातार इन्होंने कानून के तहत, पॉलिसी के तहत, अलग अलग तरीकों के तहत इन्होंने समाज को बांटने का काम किया। एक ही संगठन में 2 अलग अलग वर्ग के नेता एक दूसरे को गालियां काटते हुए आपको बीजेपी में मिल जाएंगे, और ये इनकरेज करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि समाज बटे। जितना समाज बढ़ता है, एक अंग्रेजों की एक पॉलिसी नहीं होती थी, डिवाइड एंड रूल, ये इनकी पॉलिसी है। सोशल इंजीनियरिंग इन्होंने कानून के तहत इतनी ज्यादा करी है हरियाणा प्रदेश में कि इस चीज से रिकवर होने में भी हमें कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे। योगेश्वर दत्त भी यूजीसी के खिलाफ, इस नए रूल के खिलाफ आए हैं, 2 पोस्ट अपने फेसबुक पे पोस्ट किए। देखिए जी, सही मायने में तो कोई भी समझदार साथी होगा तो वो यही चाहेगा कि भाई समाज में एकता बढ़े। ठीक है, युवा को आप एक नजरिए से देखो, आप तो युवा को क्यों जात में बांट रहे हो? आप यार गांव में जाते हैं, गेम खेलते हैं, स्टेडियम में चल जाओ, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई क्रिकेट। कभी आपने देखा है कि फलाने कास्ट वाले न्यारा मैच लगाओगे, फलाने कास्ट वाले न्यारे लगाओगे, कोई फलाना न्यारी दौड़ कर रहा है? या क्लास में जब बैठते हैं पूछता है कि ये यहाँ बैठेगा, वो वहां बैठेगा? युवा की यार कोई जात नहीं है, आप क्यों इसको इस पे लगाने का काम कर रहे हैं? हरियाणा बजट 2026-27 में जनता की भी राय मांगी गई है, विपक्ष की भी राय मांगी गई है, आप क्या राय देना चाहेंगे सरकार को? विधानसभा में दे दूंगा, पर बात तो वही सुने तो सही।
राय मांगना काफी नहीं होता भाई, या तो आपकी सुनने की क्षमता हो, उसको मानने की आपकी नीयत हो, तो एक नहीं 10 राय देंगे। और जब आपने सुननी नहीं, तो क्यों मेरे कंठ पड़ा हुआ है और क्यों तेरे कान पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज एक बहुत बड़ी मायने रखती है। हमने राय तो पहले भी दी है, राय हमने बड़ी एक साफ कर रखी है। अगर सुननी है तो एक बड़ी स्पष्ट राय है मेरी। आपने जो कटौती करी है जननायक चौधरी देवीलाल जी की दी गई पेंशन में, जो बुजुर्गों को पेंशन देते हैं, उसमें कटौती खत्म कर दो। इनेलो और कांग्रेस के बीच भी बड़ी तंजाकसी सी रहती है। इनेलो कांग्रेस को बी टीम बताती है बीजेपी की, और कांग्रेस इनेलो को कैसे। देखो जी, अब हुड्डा साहब की क्या है, मजबूरी है। उनकी तो पोल खुल गई इस चुनाव में। अब उनकी मजबूरी है, उनको दिखाना पड़ेगा लोगों को कि नहीं मैं बीजेपी के खिलाफ हूं। तो वो एक आधी बार कुछ ना कुछ कर देते हैं, एक आधी बार बोल देते हैं। असलियत में कौन है ये सबको पता है। देखिए जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं नहीं हूं जो शाम के 5 बजने से पहले विधानसभा से उठ के भाग जाता है। मैं तो बैठता हूं, मैं सरकार से सवाल भी करता हूं, मुद्दे भी उठाता हूं। मैं वो नहीं हूं जो मुद्दा आने पर वहां से निकल करके वहां से भाग जाता है। मैं मेरे संगठन में को साल नहीं लगा लीडर ऑपोजिशन बनाने में। क्या वजह मानते हैं? संगठन को 20 साल नहीं लगे अपने जिला अध्यक्ष बनाने में। जिस संगठन का मैं हिस्सा हूं, हम काम करते हैं। क्या वजह मानते हैं कांग्रेस का वॉकआउट कर जाना बीच सेशन के लिए? नियत भाई साहब, एक सिंपल सी बात है। आप पत्रकार हो, तो पत्रकार होने के नाते आपकी कुछ सामाजिक जिम्मेवारियां बनती है। यदि आप उस जिम्मेवारी को निभाओगे तो हम क्या कहेंगे, अच्छा पत्रकार है। और यदि आप बिना नियत के काम करोगे फिर क्या कहेंगे, माड़ा पत्रकार है। यही होगा। तो सीधी सी बात है जी, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। भाई आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए, और देखिए जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बहुत बड़ी बात होती है। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा नहीं होती, लोग देखते हैं कि क्या होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लाए थे 98-99 में। तब सरकार गिराई थी और इनेलो की सरकार बनाई थी। इतनी ताकत होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन। और जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए कांग्रेस वाले, इनके कितने विधायक है, 37 है ना। 37 में से नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 45 ही है। 45 तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, 40 छोड़ो, 37 ही पूरे नहीं थे भाई। 37 में आपके 37 विधायक है, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हो। इतना तो रख लो कि भी तुम तो 37 बैठ जाओ। उस 37 में से भी 11 थे ही नहीं उसमें। फिर अब क्या क्या इसका मायने निकाले जाए, आप बताओ। भाई जिस सेना का सेनापति हथियार गिर दे, फिर उस सेना में क्या ही मनोबल रह जाएगा। और वो भी आखिरी वोटिंग तक नहीं बैठे, वहां से भी उठ के चले गए। फिर आप लाए क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन। आपने किसी इंडिपेंडेंट विधायक से चर्चा नहीं करी, आपने हमसे नहीं करी। हमने साफ एक बात बोली उनको कि भाई साहब, जिस दिन आपके पास 43 विधायक होंगे, 45 करने के लिए आपको 2 की कमी पड़ेगी, आप हमें याद कर लेना, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये आलतू फालतू के जो फंड करते हैं ना, देखिए जी, ये तमाशा करने के लिए हम नहीं जाते विधानसभा में। ठीक है, अब हुड्डा साहब को तो क्या है, हुड्डा साहब की रिटायरमेंट की उम्र आ रही है, बेटे को सेट करना जरूरी है, तो थोड़ा दिखाएंगे भी कि भी मैं कर रहा हूं कुछ। ठीक है, हमें ये फालतू के दिखावे करने की आदत नहीं है। कहते रहेंगे बी टीम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बी टीम जो करने वाले हैं ना, ये जेड टीम बना देगी हरियाणा की जनता इनको। ये जो सरकार बैठी है ना, ये भी बड़े वहम में ही बैठी है। ये तो चलो अब की बार हुड्डा साहब ने बड़ी कृपा कर दी बीजेपी वालों पर, जिता दिया। नहीं तो ये भी पहली बार देखने को मिला हमें विधानसभा में कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुख्यमंत्री स्वागत करता है। पहली बार हुआ है, आज तक कभी से पहले हुआ है। इतना प्रेम प्यार इनके बीच, इतनी शेरो शायरी इनके बीच में, कोई तो कारण है। पिछले दिनों मनीष ग्रोवर जी ने भी एक बयान दिया था कि रोहतक मेयर इलेक्शन में इनेलो ने हमारे कहने पे मेयर कैंडिडेट किया था। मैं बड़ी क्लियर बात कहता हूं, अगर मनीष ग्रोवर जी को अगर ये लगता है ये बात सही है, तो भाई आप तो धनी हो नहीं अपनी पार्टी के, अपने धनी से गलवा दो, मान जाऊंगा। ये केवल और केवल ये लोगों में एक भ्रम फैलाने के लिए, ठीक है, कि इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस आपस में लड़ते रहे, ये भ्रम फैलाने के लिए ये बातें कही जाती है। ठीक है जी, ना तो हमें कोई बीजेपी से फर्क पड़ता, ना हमें कांग्रेस से पड़ता। यदि अगर हमने बीजेपी की मदद करनी थी तो हम खुल के करके हम भी कोई सरकार में फायदा ले लेते। फिर मैं मेरे पिताजी को क्यों हरवाऊं, फिर हम तो मेक श्योर कर लेते भी चौधरी अभय सिंह जी भी जीते। तो ये सारी बातें, ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। अब इतना ही मनीष ग्रोवर जी का डोल होता
तो वो अपने ही चुनाव ना निकाल लेते, निकाल लेते। हाँ, तो इन बातों का कोई फर्क नहीं है। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे द हरियाणा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।